नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे रोहिंग्या, जो कि म्यांमार से आए हुए शरणार्थी हैं जिन्हें अवैध प्रवासी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि रोहिंग्या कौन से लोग हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, इनसे हमारे देश को और जिन जिन देशों में जाते हैं उनमें क्या खतरा है, और भारत में क्या कानून है कि कौन शरणार्थी है या कौन अवैध प्रवासी है, और विदेशी निवासियों के लिए क्या क्या कानून है भारत में। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो वीडियो का टॉपिक है अवैध प्रवासियों का मुद्दा। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर लोकसभा में जानकारी दी है कि कुछ रोहिंग्या प्रवासी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे गए सवालों पर यह प्रतिक्रिया आई। लोकसभा में जानकारी दी गई कि जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं वह अवैध रूप से गतिविधियों में लिप्त हैं। अब बात करते हैं रोहिंग्या कौन है, ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं। तो रोहिंग्या लोग एक स्टेटलेस मतलब राज्य विहीन इंडो आर्यन जातीय समूह हैं जो रखाइन राज्य म्यांमार में रहते हैं। रोहिंग्या लोग म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा विश्व में सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। रोहिंग्या शरणार्थी संकट रोहिंग्या लोगों द्वारा म्यांमार में लंबे समय से हिंसा और भेदभाव का सामना करने के कारण है। म्यांमार में भेदभाव और हिंसा से बचने के लिए अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान दशकों से बौद्ध बहुल देश से पड़ोसी बांग्लादेश और भारत सहित अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं। म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है जिसमें रोहिंग्या लोग अल्पसंख्यक हैं। इनके खिलाफ यातनाएं दी जाती हैं और सारे अमानवीय कार्य किए जाते हैं, जिससे बचने के लिए रोहिंग्या लोग बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में प्रवेश करते हैं अवैध रूप से रहने के लिए। तो रोहिंग्याओं को भारत में प्रवेश करने से क्या मुद्दे हैं, क्या चिंताएं हैं। तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत में रोहिंग्याओं के अवैध आप्रवास का जारी रहना और उनका भारत में लगातार रहना राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालता है तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। अगला है हितों का टकराव। यह उन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के हितों को प्रभावित करता है जो बड़े पैमाने पर अप्रवासियों के लिए अवैध रूप से प्रवेश का सामना करते हैं। जैसे कि असम में अवैध रूप से करोड़ों अप्रवासी हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सुविधाओं का सुचारू रूप से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जिसमें उनका टैक्स लगा होता है, जिनमें मतलब उन्हीं की कमाई को उनको नहीं मिल पाता है। तो यह जो हित है इनका टकराव होता है, मतलब रोहिंग्या लोग अवैध रूप से उस हितों को प्राप्त कर जाते हैं। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। यह राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ाता है जब नेता राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए अभिजात वर्ग द्वारा प्रवासियों के खिलाफ देश के नागरिकों की धारणा को लामबंद करना शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है इससे और क्या घाटा होता है देश को। तो इसमें उग्रवाद का उदय भी होता है। अवैध प्रवासी के रूप में माने जाने वाले मुस्लिमों के खिलाफ लगातार होने वाले हमलों ने कट्टरपंथ का मार्ग प्रशस्त किया है। लगातार जो हमले हो रहे हैं रोहिंग्या के खिलाफ, या तो वो कट्टर हो जा रहे हैं या जो कर रहे हैं वो कट्टर हो जा रहे हैं। अगला है मानव तस्करी। हाल के दशकों में सीमाओं पर महिलाओं और मानव तस्करी घटनाओं में काफ़ी वृद्धि देखी गई है, जिसमें रोहिंग्या लोग काफ़ी अच्छे तरीके से संलिप्त पाए गए हैं। अगला गड़बड़ी है कि कानून व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है। अवैध और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त अवैध प्रवासियों द्वारा देश के कानून व्यवस्था और अखंडता को कमज़ोर किया जाता है। अब बात करते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं रोहिंग्या शरणार्थियों से जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश जारी किए थे, जिसमें उन्हें अवैध प्रवासियों की त्वरित पहचान हेतु उचित कदम उठाने के लिए कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी को संवेदनशील बनाने की सलाह दी गई थी। विदेशी नागरिकों के अधिक समय तक रुकने और अवैध प्रवास की समस्या के निपटान हेतु समेकित निर्देश भी जारी किए गए थे। अब बात करते हैं भारत में विदेशी निवासियों के लिए क्या कानून है, कैसे कौन भारत में रह सकता है। तो पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 का भारत में प्रवेश अधिनियम, इसे पासपोर्ट अधिनियम भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि यह क्या कहता है विदेशी निवासियों के बारे में। तो इस अधिनियम ने सरकार को भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अपने पास पासपोर्ट रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया है। मतलब जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत आए तो वह साथ में पासपोर्ट लेकर आए।
इसने सरकार को बिना पासपोर्ट के प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत से हटाने की शक्ति भी प्रदान की है। मतलब एयरपोर्ट पर या कहीं भी जब कोई भारत में प्रवेश करता है तो उसके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। यदि नहीं होता है तो भारत का जो उस समय वहाँ अधिकारी होगा, भारत सरकार कोई भी अधिकारी, वह तुरंत विदेशी व्यक्ति को बाहर भेजने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। अगला अधिनियम है विदेशी अधिनियम 1946। इसने विदेशी अधिनियम 1940 की जगह सभी विदेशियों से निपटने हेतु व्यापक अधिकार प्रदान किए हैं। इस अधिनियम ने सरकार को बल प्रयोग सहित अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया है। मतलब 1946 का जो अधिनियम है अवैध प्रवासियों के खिलाफ, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से या बिना पासपोर्ट के देश में प्रवेश करता है तो सरकार उसके खिलाफ बल प्रयोग भी कर सकती है। बर्डन ऑफ प्रूफ की अवधारणा व्यक्ति के पास है, न कि इस अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकारियों के पास, जो अभी भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। इस अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा है। इस अधिनियम ने सरकार को ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया है, जिसमें सिविल कोड के समान अधिकार होंगे। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आर्डर 1964 में हालिया संशोधन 2019। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आर्डर जो 1964 में आया था, इसमें 2019 में हाल ही में संशोधन हुआ था, ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेटों को यह तय करने के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है तो वो विदेशी हैं कि नहीं, तो ये जिला मजिस्ट्रेटों को तय करना होगा कि वह विदेशी है कि नहीं, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगला अधिनियम है विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939। FRRO के तहत पंजीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके तहत सभी विदेशी नागरिकों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को छोड़कर को भारत आने की 14 दिनों के भीतर एक लंबी अवधि की वीज़ा 180 दिनों से अधिक पर भारत आने हेतु पंजीकरण अधिकारी के समक्ष खुद को पंजीकृत कराना आवश्यक है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो ओवरसीज सिटीजन है उसको छोड़कर, मतलब जो भारत में भी रहता है और विदेश में भी रहता है, उसको छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति भारत आता है, ओवरसीज सिटीजन मतलब आप कह सकते हैं जो भारतीय लोग विदेशों में काम करते हैं, उनके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जो आता है विदेशी व्यक्ति, तो उसको भारत में 14 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को ठहरने की अवधि के परवाह किए बिना आगमन के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण करना आवश्यक होगा। मतलब अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति होगा तो उसे 24 घंटे के अंदर अपना पंजीकरण कराना होगा, अगर और कोई विदेशी व्यक्ति होगा तो उसे 14 दिन के भीतर अपना पंजीकरण कराना होगा। अब बात करते हैं कि 1955 का नागरिकता नियम क्या कहता है। तो यह भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और निर्धारण संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसके अलावा संविधान ने भारत के प्रवासी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी अधिकार प्रदान किए हैं। हम लोग अब बात करते हैं कि अवैध प्रवासी और शरणार्थियों में क्या अंतर है। मतलब कौन अवैध प्रवासी हैं या कौन शरणार्थी हैं। तो जो अवैध प्रवासी हैं वो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध प्रवासी माना जाता है। मतलब जिन विदेशी व्यक्तियों के पास पासपोर्ट नहीं होता है और वैध दस्तावेज नहीं होता है, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है। और शरणार्थी वर्ष 1951 के यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल के तहत शरणार्थी शब्द किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अपने मूल देश से बाहर है और नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के डर से लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। ज्ञात हो कि भारत यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज तथा वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। तो जो शरणार्थी हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक कारणों से या धार्मिक या सामाजिक कारणों से अपने देश से बाहर निकाले हुए होते हैं, तो उनको किसी दूसरे देश में सदस्यता मिलती है तो उन्हें शरणार्थी बोला जाता है। और जो अप्रवासी होते हैं वो अवैध रूप से किसी देश से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं। और जो भारत है जो यूएन कन्वेंशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज और 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। मतलब भारत चाहे तो किसी को शरणार्थी नहीं रखेगा, चाहे तो स्टेटलेस व्यक्ति भी इस अर्थ में शरणार्थी हो सकते हैं जहां मूल देश नागरिकता को पूर्व निवास स्थान देश का माना जाता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर रह रहा है, अगर उसका कोई मतलब स्टेटलेस, उसका राज्य का दर्जा खत्म हो जाता है, देश का दर्जा खत्म हो जाता है, तो वो लोग भी शरणार्थी हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रोहिंग्याओं से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस पर जो कानून है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने के बावजूद भारत दुनिया में सबसे अधिक शरणार्थी वाले देशों में से एक है। मतलब भारत नहीं चाहता कि यहाँ पे लोग आएँ, लेकिन इसके बावजूद
विदेशी लोग भारत में सबसे ज़्यादा रहते हैं। हालांकि यदि भारत में शरणार्थियों के संबंध में घरेलू कानून होता तो यह पड़ोस में किसी भी दमनकारी सरकार को उनकी आबादी को सताने और उन्हें भारत की ओर आने से रोक सकता था। इसके अलावा राष्ट्रीय शरणार्थी कानूनों की अनुपस्थिति ने शरणार्थियों और आर्थिक प्रवासियों के बीच अंतर को कम कर दिया है, जिसके कारण प्रायः वास्तविक शरण चाहने वालों को भी सहायता से इनकार कर दिया जाता है। भारत में विदेशी व्यक्तियों के शरणार्थी होने का कोई विशेष कानून नहीं है, जिसकी वजह से जिनको शरण चाहिए, जो वास्तविक शरणार्थी हैं, उनको उन्हीं अप्रवासी लोगों में गिना जाता है। अपने घरेलू शरणार्थी कानूनों को लागू करने के बाद भारत को वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए भी विचार करना चाहिए। यदि भारत दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क में अन्य देशों को शरणार्थियों को लेकर एक सार्क कन्वेंशन या घोषणा कर विचार के लिए प्रोत्साहित करने की पहल करे तो बेहतर होगा, जिसमें सदस्य राज्य वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल की पुष्टि करने के लिए सहमत हों। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।